नमस्कार एवरीवन। आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा ईरान और इजराइल और अमेरिका, मतलब एक तरफ इजराइल और अमेरिका और एक तरफ ईरान की जो वॉर चल रही है उस पर। और दूसरा जो थोड़ी बात करेंगे वो करेंगे हमारा जो आने वाला भी जो इलेक्शन का पूरा माहौल है, जिसमें आप तमिलनाडु, असम, बंगाल और भी एक दो राज्यों में चुनाव देखने के लिए आएंगे। इसमें मेन चीज़ ये आ रही है निकल के कि जो चुनाव की तारीख है या तो वो आगे बढ़ सकती है, या फिर दूसरे केस के अंदर जो चुनाव है वो आपका कई सारे चरणों में ना होके एक या दो चरणों में खत्म करना पड़ सकता है। उसका रीज़न जो है वो भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में जो जंग चल रही है उसके बारे में। तो इसलिए कि आपको पता ही होगा कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है, एक तरीके जो ओशन का जो सी का जो पार्ट है, इसको स्टेट ऑफ हॉर्मोज बोलते हैं, जहाँ से पूरी दुनिया का 25 से 30% तेल निकलता है, क्योंकि मिडल ईस्ट के जितने भी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं वो इसके आसपास ही सिचुएटेड हैं। तो वहाँ से जो तेल निकलता है उसको रोकने के लिए वहाँ पे जो भी शिप्स आती जाती हैं उन पे ईरान अटैक कर रहा है। ईरान अमेरिकन नेवल शिप्स के ऊपर उतना अटैक नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, जो भी शिप्स वहाँ से जा रही हैं, उसने 3 दिन पहले एक शिप पे अटैक किया था, परसों 2 शिप पे अटैक किया था, कल रात को भी शायद उसने एक शिप पे अटैक किया है। तो ईरान ये साबित करना चाह रहा है कि मैं अगर आगे मेरे लिए अगर डिस्ट्रक्शन लिखी है तो सारे सारे जितने भी नेशंस हैं उनके लिए और पूरी दुनिया के लिए मैं आपकी जो ऑयल की आपूर्ति है उसको बाधित मैं कर दूंगा। तो उसने करके भी दिखाया है, और उसने ये बोला है कि जो तेल का रेट है, जो उसका प्राइस है, वो उसको $200 पर बैरल पहुंचाएगा। इससे हुआ क्या है कि पहले एक बार तेल गया 110-112 बैरल प्रति 110 या $12 प्रति बैरल पे, उसके बाद वो नीचे आया $90 प्रति बैरल पे। अब वो फिर से राइजिंग और डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसी बीच हमारे यहाँ फिर भी इंडिया के अंदर प्राइसेस स्टेबल हैं। दूसरी तरफ अमेरिका हो गया और जो बाकी कई सारे देश हैं वहाँ पे प्राइसेस बढ़ाने पड़े हैं। और पाकिस्तान जैसे देशों का तो चलो उन्हें क्या बात करें, लेकिन वहाँ पे तो एकदम से तेल का संकट ही आ गया है और चीज़ें बंद करनी पड़ रही हैं। अमेरिका में जो ये संकट आया, इसके साथ साथ जो गैस है, तेल है, उसकी जो दिक्कत है वो पूरी दुनिया में महसूस हो रही है। इंडिया में हमारे जो एलपीजी सिलेंडर्स कमर्शियल यूज़ के लिए हैं उसके ऊपर थोड़ा राशनिंग करी गई है, और हमारे जो नॉर्मल जनता है उसके लिए एलपीजी सिलेंडर्स दिए जा रहे हैं। इसके ऊपर भी हमारी जो अपोजिशन पार्टी है उसका क्या ही कर सकते हैं, वो उसको भी बखेड़ा बनाने की कोशिश कर रही है। ये नहीं कि शायद दुनिया में जब लड़ाई चल रही है एक तरीके से और पूरी दुनिया के तेल की सप्लाई बाधित है, उस पर जब ये बात आती है निकल के और राशनिंग अगर हो रही है तो उसको एक लॉजिकल तरीके से लोगों को समझाए उसकी जगह, लेकिन उनको बखेड़ा खड़ा करना तो वो कर रहे हैं। चलो, जो जैसा है उसको क्या, वो ऐसे ही हरकत करेगा। लेकिन नॉर्मल उसमें गवर्नमेंट ने सीधा बात बोली कि हमारे देश के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही सीएनजी ना ही एलपीजी इसकी कोई कमी पड़ने वाली है। हमारा देश 41 कंट्रीज से ऑयल और गैस लेता है, और हमारे को जितनी ज़रूरत है उससे हम ज़्यादा यूज़ के लिए हमारा पास स्टॉक और सब कुछ अवेलेबल है। इसमें हमारे को कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। इसी के साथ अब बात ये निकल के आ रही है कि जो ये लड़ाई है कितने टाइम तक चलेगी, कैसे और कितना आगे तक चलेगी। अब मेन बात है, आपको ये समझने की जरूरत है ये लड़ाई है किस तरीके की। अब शुरुआत से अगर बात करें तो ये कभी भी अमेरिका और इजराइल ने ये प्लान नहीं किया था कि इसको हमें कई हफ्तों तक खींचना है या महीनों तक खींचना है। उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि एक डिकैपिटेशन स्ट्राइक हो। डिकैपिटेशन स्ट्राइक का मतलब होता है जो आपके कंट्री है जिस पे आप अटैक कर रहे हैं, उस कंट्री की जो टॉप लीडरशिप है उसको ख़त्म कर दो। उसके बाद गवर्नमेंट गिर जाएगी। उस पर अगर आप या तो वहीं से कोई दूसरा, अगर आपकी मोनार्की स्टाइल है, इंपीरियल स्टाइल गवर्नमेंट से, तो वो गिर जाएंगे और उसके अंदर फिर आप फिगर हेड्स बिठा सकते हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन आगे प्रोसीड करा सकते हैं, और उस तरीके से गवर्नमेंट बदल जाती है और आपको जो अचीव करना हो तो आप अचीव कर लेते हैं।
इनको ये प्लान था कि ये इस बारी भी डिकैपिटेशन स्ट्राइक करेंगे, जैसा कि इन्होंने वेनेजुएला में करके देख लिया था, इराक में करके देख लिया था। ठीक है, तो वहाँ पे से इनका ब्लूप्रिंट तैयार था, और भी कई सारे देशों में इन्होंने पहले भी किया है। तो डिकैपिटेशन स्ट्राइक का इनका ब्लूप्रिंट था, वो हर जगह काम करता है नॉर्मली, उन्होंने यहाँ पे भी वही किया। और इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई, जो रिटेलिएशन थी जो ईरान की थी, वो इन्होंने प्लान के अंदर कंसिडरेशन करी नहीं करी, उस पर इनको थोड़ा ऊपर नीचे रहा। अब जो ईरान ने किया है उससे कहते हैं मोज़ैक स्ट्रैटेजी। मतलब आपका हर एक पोजीशन जो मायने रखती है उसके लिए आप 4 से 6 सक्सेसर्स बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं कि अगर एक गया तो दूसरा आएगा, दूसरा गया, तीसरा गया, तीसरा गया, चौथा है। पिछली बार जब हिजबुल्लाह पे और हमास पे अटैक किए गए थे तो उनके शुरू के 3-4 इन्होंने गिरा दिए थे, तो 3-4 गिराने के बाद वो एक तरीके से बिखर गए थे। तो इन्होंने उसको ध्यान रखते हुए, और पहले भी इन्होंने 2005 में भी एक बार ये प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी यूज करी हुई है, उस टाइम से लेके अभी तक इन्होंने इस पर काफ़ी अच्छे से काम किया है। तो जो चीज़ इराक में काम करी गई, जो चीज़ आपका वेनेजुएला में दिखी, हिजबुल्लाह के खिलाफ दिखी, वो यहाँ पे नहीं दिखी। जब इराक वॉर ख़त्म हुआ था, अमेरिका इराक वॉर, तो 2005 में इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी ईरान वालों ने, और उस पर काम कर रहे थे। लेकिन अब इसमें कई सारी चीज़ नोट करने वाली है। पहली चीज़ नोट करने वाली है वो है कि मोज़ैक स्ट्रैटेजी बना तो ली है, लेकिन उसके साथ साथ जो IRGC है उसने ये ध्यान भी दिया है कि ऊपर की अब्राज के 6 लोग तो रहें, लेकिन IRGC अपने हर एक प्रोविंस, मतलब जैसे स्टेट कह लीजिए, तो तेहरान प्लस 30 जो बाकी रीजन्स में उन्होंने ईरान को बांट रखा है, हर एक प्रोविंस के अंदर जो IRGC है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रही है। वहाँ पे उनका इंडिपेंडेंट पूरा सर्किट है, उसी के थ्रू हर एक जो उस सर्किट का हेड है वो अपनी तरफ से वो ले सकता है डिसीजंस, और उसके थ्रू अटैक कर रहा है। इसलिए इनका कोई फाइनल पैटर्न पता नहीं चल रहा, कभी ये UAE पे अटैक कर दे रहे हैं, कभी ये सऊदी पे, कभी ओमान पे, कभी कुवैत पे, कभी जॉर्डन पे, तो कभी टर्की पे, बाकी छोटे मोटे देशों और कईयों पे भी जो खाड़ी में है उन पर भी अटैक किया गया है। तो मतलब ओवरऑल उस पूरे एरिया में जो कुछ है उस पर सब पे अटैक हो रहे हैं, लेकिन वो एक जगह से ऑर्डर्स नहीं आ रहे। ये सारे के सारे जो 31 इनके डिफरेंट एरियाज हैं, स्टेट्स कह लो, एरिया कह लो, प्रोविंस कह लो, वहाँ पे जो लीडर्स हैं IRGC के, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और IRGC के अंदर अभी भी इतनी पावर है क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर मोज़ैक पैटर्न को फॉलो करते, तो उनका जो टॉप लीडरशिप अगर मर भी जा रही है तो उनके पास सक्सेसर्स है और रिटर्न प्लान है कि अगर ये होगा तो हमें ये करना है, ये होगा तो हमें ये करना है। उसकी वजह से ये चीज़ आगे खींच रही है। इसी बीच उन्होंने बताया जा रहा है कि वहाँ पे उन्होंने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, जिसको MOAB बोलते हैं, वो भी फोड़ दिया। बीच में किसी को ये खबर फैलाने की कोशिश करी थी कि अमेरिका ने हम पे न्यूक्लियर अटैक कर दिया, वो कर दिया। तो मोएब सबसे बड़े कन्वेंशनल बॉम्ब्स में से है, वो गिराने की खबर आई है। इसी बीच अमेरिका के प्लेन्स गिरने की भी खबर आई है, और जो वहाँ पे उन्होंने रडार्स लगा रखे थे जो कि पेट्रोल और थार्ड सिस्टम के यूज़ होते हैं, उस पर अटैक हुआ है। उसकी रिप्लेसमेंट के लिए इन्होंने सऊदी अरेबिया में जो इनके रडार्स हैं, UAE में जो इनके रडार्स लगे थे, उनको जब उन पर अटैक हुआ उनको तबाह, या तो पूरी तरह से तबाह हो गए या फिर उनको क्षति पहुंची। जो दोनों ही केसेस के अंदर उनको रिप्लेस करने के लिए अब इन्होंने बाकी जगहों से अपने सिस्टम्स को मंगाया है, जिसमें मेन बात आती है कि सिस्टम्स आ रहे हैं ये थोड़ा वैसा है लेकिन ज़रूरी बात है, ये सिस्टम्स आ रहे हैं साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया से इनके सिस्टम जो आ रहे हैं उसके साथ दिक्कत अब इनको ये आ रही है, साउथ कोरिया से सिस्टम तो ये ले आएंगे सऊदी अरेबिया में, लेकिन नॉर्थ कोरिया वाला अलग खुश हो रहा है। उसको लग रहा है कि अगर मौका मिला तो वो भी कूद पड़ेगा। अब किम जोंग उन के साथ दिक्कत ये है, अगर आप ईरान को अनहिंज समझते हैं तो उसको इन 100 कर लीजिए, किम जोंग उन की बात हो जाएगी, फिर वहाँ पे वो उतना ही अनहिंज काम कर रहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में भी कुछ होगा।
मेन सारा गंद जो है वो यहीं फैला हुआ है और यहीं चलेगा। इनके पास बीच में ऑप्शन था कि ये जो बाकी मिलिशिया थी आसपास की उनको इन्फिल्ट्रेट करा देते ईरान के अंदर, इन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने अपने एयर स्ट्राइक्स रखे हैं, पर अब इनके पास ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। उसमें इनको ये भी देखना है कि इनको मतलब अमेरिका और इसराइल वालों की ये बूट्स ऑन ग्राउंड उतारे ना उतारे, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड उतारे बगैर काम बनेगा नहीं, और बूट्स ऑन ग्राउंड उतारेंगे तो बॉडी बैग्स जाएंगे। तो डायलेमा इनका पास पूरा भरा पड़ा है। इसी बीच कौन सी कंट्री वहां से अपना शिप निकाल सकती है नहीं निकाल सकती, उसमें भी डायलेमा बना पड़ा है। ये अलग दिक्कत हो रखी है पूरी दुनिया पे। कोई शिप निकल रही है तो उस पर अटैक हो जा रहा है, नहीं निकल रही तो उस पर अटैक हो जा रहा है। श्रीलंका वालों को जो वहाँ पे बॉडीज मिली हैं शिप पे, और जो सर्वाइवर्स थोड़े बहुत मिले हैं जो इन्होंने इंटरनेशनल वाटर में और श्रीलंका के एक्सक्लूसिव एरिया से थोड़ा आगे की तरफ में, जहाँ पे इंटरनेशनल वाटर में आयरिस देना करके जो शिप थी उसको गिराया था अमेरिकन ने, उस पर उन्होंने बोला कि हम इनकी बॉडीज और इनको वापस भेजेंगे ईरान। ये एक अच्छी बात है। जो बॉडी रिकवर हुई है उनको एक तरीके से सम्मानित तरीके से, चाहे वो किसी भी देश का सैनिक क्यों ना हो, अगर डेथ हो जाती है तो उसको एक सम्मानित बरियल मिलना चाहिए। ये हमेशा से वॉर और उसकी नीति रही है, और श्रीलंका अगर इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करवाता है और उनकी बॉडीज उनके घर से जाती है तो एक अच्छा फैसला है। ये पूरे डायलेमा के अंदर अब निकल के आज बात जो आई है वो ये है कि अमेरिकन जनता के अंदर दिक्कतें बढ़ रही हैं। उनको तेल महंगा मिल रहा है और उनका ये बात आ रही है कि हमें ये और कब तक देखना है। क्लियर स्ट्रैटेजी लोग बताएं। अब क्लियर स्ट्रैटेजी लोग तब बताएं जब उनका जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और वॉर के जो लोग हैं वो, और प्लस इस तरह में जो फॉरेन मीडिया के जो लोग हैं, प्लस डोनाल्ड ट्रम्प खुद, अगर वो तीनों आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और रोज इनकी स्टेटमेंट बदल जाती है। पर इसी बीच में कल क्या कहते हैं नेतन्याहू जी का एक स्टेटमेंट क्लियर आया है कि आयतुल्लाह खमेनी को हमने पहले दिन ही ख़त्म कर दिया था, और उसका बेटा जिसको ये लोग कह रहे हैं कि उसको हमने बनाया है नया हेड ऑफ स्टेट मुज्तबा खमेनी। ये अभी हमने इसका यह हाल किया है कि अभी तक अपनी पब्लिक में शक्ल नहीं दिखा पा रहा है, ये भी इंजर्ड है, और जैसे ही ये पब्लिक में आएगा ये क्लियर हो जाएगा ये जिंदा है, तो इसराइल वालों का क्लियर है कि हम इसको भी ख़त्म करेंगे। देयर विल बी नो सक्सेसर्स इन दिस खमेनी regime. The regime has to go and new setup has to be settled in ईरान। ये इसराइल का क्लियर स्टैंड है। अमेरिका का स्टैंड है वो ट्रम्प जी के चाय के बाद जो उनकी हालत होती है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि सुबह उठे कुछ अलग, दोपहर में कुछ अलग, रात को कुछ अलग। वो अपना बिम पे बंदा चल रहा है, उसका जो चल रहा है वो चल रहा है, उसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता फिलहाल के लिए। इतना अभी के लिए अंदर निकल के आया है इस पूरी वॉर में से। इंडिया का जो नॉन अलायंस स्टैंड है वो बहुत बढ़िया चला है। हमारी जो शेयर मार्केट है उस पर इफेक्ट है, बट ओवरऑल ना तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं ना आपकी गैस की कीमतें बढ़ी हैं। गवर्नमेंट पे अलग से दबाव बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे लोगों को थोड़ा रैशनलाइजेशन और राशनिंग की ज़रूरत है, उतना आप कीजिए। और कुछ ही दिनों में इंडिया काम कर रहा है कि अगर ये स्टैंड और भी बढ़ता है तो हम अपना डाइवर्जन के थ्रू सारा काम निकाल लें, और जो आ रहा होता है होने दें। वैसे भी सिंपल सी बात है, हमसे बहुत दूर है, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। अलग रहो, सुखी रहो। अब बात आती है हमारे घर के अंदर जो हो रहा है। हमारे घर पे अंदर इलेक्शंस आने हैं। 26 तारीख को पिछली बारी नोटिफिकेशन जारी हो गई थी, आचार संहिता लग गई थी। 5 मई को 5 मई को आपके जो नेता हैं वो बन गई थी, सीएम की शपथ ले ली थी ममता बनर्जी ने। आज 14 तारीख है मार्च में, तो 14 दिन ये, 3 दिन वो, तो 17 दिन हो गए। आज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई चुनाव की, कोई क्लियर स्टैंड नहीं बना।
कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद कोई स्टांस ये नहीं बना कि आपका किस तरीके से आगे प्रोग्रेशन करनी है। मतलब अभी चुनाव आयोग की तरफ से क्लियर नहीं, और ये आया क्यों नहीं है, ये सब इसलिए नहीं आया क्योंकि सारी जगह एसआईआर पूरा हो चुका है और हमारे वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ है। अभी भी 50 से 60 लाख और नाम बचे हुए हैं। ये नाम जब तक पूरे नहीं होते हैं तब तक आपको देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। माया सॉरी ममता बनर्जी अपने ही भुने जाल में फंस गई हैं। क्यों? ये चुनाव आयोग ने ये बोल दिया है कि जो चुनाव होगा वो 8 चरणों में ना होके 1 या 2 चरणों में होगा। हम महाराष्ट्र में, जो कि इतनी नंबर ऑफ सीट थी जितनी वेस्ट बंगाल में है, ये हम चुनाव करा चुके हैं। महाराष्ट्र का एरिया वेस्ट बंगाल के वाजे बड़ा है, उसके बावजूद हम ये चुनाव वहाँ पे चरण में करा चुके हैं। तो हम यहाँ पे वेस्ट बंगाल में चुनाव 1 नहीं तो 2 चरणों में कराएंगे। और कैसे होगा? 85% चुनाव 1 चरण में होगा, दूसरे चुनाव में 15% सीटें होंगी, जिसको उन्होंने बोला है जो दूरगामी सीटें हैं, ट्राइबल सीटें हैं और आपकी बॉर्डर से लगती सीटें हैं, उसमें इसमें सारी ही पार्टियों ने सेम बात बोली है कि आप ये चुनाव 1 या 2 चरणों में कराएं। उसमें चाहे आप सीपीएम सीपीआई को ले लीजिए या फिर आप कांग्रेस को ले लीजिए और छोटे मोटे कोई दल हैं उनको ले लीजिए, और भाजपा तो क्या ही रही है कि जितने कम चरणों में चुनाव हो उतना बढ़िया है। बस ममता बनर्जी फंस गई है। अगर आपने और डिले किया, क्योंकि होगा, क्योंकि 50 लाख नाम बचे हुए हैं, इनको क्लियर करे बगैर चुनाव होना है नहीं। ये पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात आ चुकी है कि आपका पहले चुनाव होगा, उसके बाद पहले एसआईआर होगा, फिर आपका चुनाव होगा। इस पूरे प्रकरण में ममता बनर्जी ने क्या नहीं किया? इन्होंने पहले एसआईआर का विरोध किया, एसआईआर होने ही नहीं दूंगी। नोटिफिकेशन जब शुरू हुई तब इन्होंने ड्रामेबाजी करी। फिर इन्होंने अपने जो स्टेट के एम्प्लॉयज़ हैं वो नहीं दिए और एसआईआर। न्यायिक जो संस्थान है वहाँ से जो एम्प्लॉयज़ देने थे वो नहीं दिए। उसके अलावा आगे जो बूथ सेटिंग होनी है और कुछ होना है उसमें कोई सहयोग नहीं दिया। जब चुनाव इलेक्शन कमीशन ने बोला तो इलेक्शन कमीशन से जाके भिड़ गई, फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में जब बात नहीं बनी फिर मर्सी पिटीशन लेके चली गई, उससे बात नहीं बनी तो 5 दिन धरने पे बैठ गई। अपना टाइम उन्होंने टोटल वेस्ट किया है। इससे अच्छा तो चुनाव आयोग के साथ लगती है, एसआईआर होता, उसके बाद अपना मुद्दा लेके जाती और बात बनती। लेकिन अभी तो सब कुछ खोए बैठी हैं। उसी बीच बीजेपी पूरा अपना रैलीज कर रही है, सब कुछ कर रही है, अपना पॉलिटिकल वेटेज बढ़ाई जा रही है और इनको टाइम मिल नहीं रहा है। इसी बीच उन्होंने वो क्या कहते हैं ईडी से और सीबीआई वालों से पंगे ले लिए थे, वहाँ से अपना प्राइवेट कंपनी के लेके चल दी थी कि नहीं मैं ये सामान नहीं लेके जाने दूंगी, छाती पे लगाई निकल गई थी। और अपने ही पार्टी से कुछ लोग जो इनसे निकले हैं वो इनके लिए सरदर्द बन गए। चाहे फुफर शरीफ की पार्टी के अंदर जो लोग जाके मिले हैं, चाहे वो हमारा भाई हैं एक हमारे जो वहाँ बाबरी मस्जिद बना रहे हैं उनकी बात ले लीजिए, और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ये फंसे हैं। इस सारे प्रकरण को होने के बाद अब जहाँ पे बात अटक गई है आके वो ये है कि टाइम बचा नहीं है। आप समझिए आपको कम से कम 40 दिन तो देने पड़ेंगे चुनाव प्रचार और सब चीज़ों के लिए, और वो 40 दिन तब से काउंट होंगे जब से आपकी नोटिफिकेशन आएगी। ना नोटिफिकेशन आई है ना और कुछ आया है। 14 अगस्त आज है, 5 मई तक होना होता है। बीच में आपको चुनाव के वो भी होने हैं, और सबसे मेन बात इन सब से पहले एसआईआर कंप्लीट होना है। 50 लाख नाम अगर बचे हैं तो एक दिन में अगर आप एक नाम भी लेते तो 50 दिन वो ले लीजिए, तो ये बात बनती है नहीं। 5 मई को अपने आप सरकार का टाइम पूरा हो जाएगा और केंद्र सरकार लगाए बगैर ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लग जाएगा। और जो न्यायिक ऑफिसर्स भेजे हैं सुप्रीम कोर्ट ने फॉर कंप्लीशन ऑफ एसआईआर अलग स्टेट से इकट्ठा करके, वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर अपने आप ही एक राष्ट्रपति शासन लगा दिया, जहाँ से क्योंकि ये अपने ही राज्य में होने वाले एसआईआर से एक तरीके से पूरी तरह से बाहर हो चुकी हैं।
अब आने वाला टाइम बताएगा कि ममता दीदी कहाँ फंसती हैं, क्योंकि जो अभी दिख रहा है उसमें राष्ट्रपति शासन लगना पक्का है। दूसरी बात, जो चुनाव है वो 8 चरणों में ना होकर 2 चरणों में होना पक्का है। तीसरी बात, SIR का पूरा होना पक्का है। चौथी बात, इनकी जो गुंडई और वो सब होती थी वो नहीं होगी। इनका वर्चस्व और जो डर है वो लोगों में से खत्म होता जा रहा है, और बंगाल अपने आप बदलने के लिए तैयार है। तो बंगाल के बदलने की आशा रखते हुए, बंगाल में सरकार बदलती आशा रखते हुए, प्रदेश में SIR सही से पूरा होते की आशा रखते हुए, और इंडिया आराम से ग्रो करे और इंडिया पे इफेक्ट्स ना आए किसी भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के, इसी की आशा के साथ मैं भी आपसे विदा लेता हूँ। अगर मेरी बात अच्छी लगती है, चैनल की आपको इंटरेस्ट आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। आपके कमेंट्स से काफ़ी सहायता मिलती है। आपको आगे जो भी टॉपिक जानना है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर आगे वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।